हेलो एवरीवन, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी 8 क्लास की पॉलिटिकल स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने ज्योग्राफी की क्लासेज जो है पूरी जो ख़त्म कर दी थी। हमने 8 क्लास की ज्योग्राफी 5 चैप्टर थे और पॉलिटिकल में हमारे 8 या 9 चैप्टर हैं जो 10 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है आज भारतीय संविधान। 8 क्लास की पॉलिटिकल साइंस है। जो नए बच्चे हैं वो सभी जो प्लेलिस्ट बनाई है 6th 7th की, उनमें पॉलिटिकल साइंस की अलग से है, ज्योग्राफी की अलग और हिस्ट्री की अलग से है। तो आप 6th 7th की जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल देख लीजिए और जो है 6th 7th और 8 क्लास की आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, उसमें सभी पॉलिटिकल की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। और आज हम जो है 8 क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर हमारा संविधान के बारे में ही है, क्योंकि संविधान के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानूनों के बारे में, ये हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम हमारे संविधान के बारे में जानेंगे। इसका गठन कब हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, इसका जनक किसको कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन कौन है, किस किस ने इसमें हिस्सा लिया था संविधान का गठन, तो ये किस वजह से हुआ था, इस सभी चीज़ों के बारे में आज के चैप्टर में हम जानेंगे हमारे संविधान के बारे में। आइए, वीडियो जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। जो वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं और लाइक करते हैं, उन सभी को दिल से थैंक्स। ये देखिए, हमारा सबसे पहला होगा हमारे जो है देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब इसका जो है गठन की मांग की थी? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जो है संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार ही जो है अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था 1934 में। केवल भारतीयों को लेकर के बनने वाली एक स्वतंत्र सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हो तेज हो गई थी और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1946 में। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। ये देखिए, संविधान सभा में कुछ सदस्य हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये है संबोधित करते हुए सभा को, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी। दिसंबर देखिए 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया था, यानी कि अंग्रेजों के शासन करने के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। ये ऊपर दिया गया है बस कि आज इसका गठन कब हुआ था। ये देखिए, हम यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान जो है अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी कि सभी जरूरी नहीं कि संविधान है वो लोकतांत्रिक होगा। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है कि जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, यानी कि उनके लिए नियम और कानून लागू कर देगा। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि सभी लोग एक जैसे हैं, उनकी सोच एक जैसी हो, यानी कि उनको आपस में मिलाने के लिए किस लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर ही एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में क्या है रक्षा की जानी चाहिए। ये देखिए, साइड वाला हम पैराग्राफ नेपाल के बारे में दिया गया है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले ये देखिए, इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र।
वहाँ पर राजा का शासन था। और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान। पहला संविधान कब बना था? 1990 में। इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के लिए फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में क्या है, कामयाबी मिल गई थी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि वे आदर्श नहीं थे जो कि नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहते थे। यानी कि पहला उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था। कुछ नियम राजा अपने हिसाब से नियम और कानून लगाएगा, लागू करेगा, उनको पालन करना पड़ेगा जनता को। इस वजह से उन्हें लोकतंत्र चाहिए था जो कि सबके हित में होता है। सभी नियम और कानून सबके जो है हित में होंगे लोकतंत्र में। ये देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2000 तक यानी कि 12 साल कायम रही थी। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद फरवरी में जो है राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। यानी लोगों को पता चल गया कि क्या होगा। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। कब? 2006 में। और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल क्या है, लोकतंत्र बन गया। कब बना? 2008 में। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में दिखाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आंदोलन करते हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं नेपाल के, भीड़ जमा हुई है। तो क्या हुआ? 2008 तक क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। देखिए, जिस तरह फुटबॉल खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए क्या नए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर किसके पास होगी? राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या फिर राज व्यवस्था चुनी है, वहां पर निर्णय प्रक्रिया को नियम तय करने में संविधान बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी और इसके साथ का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय क्या है? संविधान में मिलता है। राजनेताओं के द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है और इसका एक उदाहरण नीचे दी गई जो है चित्रकथा में दिया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, ये हमसे कारण नहीं पूछेगा क्योंकि वो इसका जो है उल्लंघन करने से इसका क्या नुकसान हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान सभा में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, यानी कि एक मौलिक अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या फिर कम ताकतवर समूह है या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीचे दी गई चित्रकथा, ये नीचे फिर से वो दिया गया है। देखिए, इस तरह के अस्वस्थ हालात
लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां पर बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, यानी कि सभी को समानता दी गई है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या फिर दबदबे पर प्रतिबंध लगाना और संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबाव या दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों के दूसरों के द्वारा दूसरों को दबा सकते हैं, कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक यानी कि एक ही समुदाय के अंदर, इसको क्या कहते हैं, अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहेंगे। संविधान क्यों होना चाहिए, किस वजह से हमें संविधान की जरूरत है? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, यानी कि खुद को ही बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे फिर से एक चित्रकथा दी गई है, यानी कि खुद का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है कि जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था होती है, जो देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चित्रों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन होना चाहिए। इस भावना में बहकर के लोग जो क्या करते हैं, इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है कि ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देगा जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यानी कि संविधान क्या करता है, सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इस चर्चा में आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देखिए, आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों को किस रूप से ग्रहण करते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह क्या किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इससे क्या है, लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। यानी कि जो 1946 में संविधान सभा की जो हुई थी बैठक, उसमें कितने लोग थे, 300 लोगों ने जो है हिस्सा लिया था। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 30 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही थी 30 सालों तक। ये देखिए, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई थी और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। यानी कि सभी ने मिलकर के एकजुट होकर के, सभी के अंदर कोई भी ये ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई नियम बनाया और उसमें सहमति नहीं हो, एक ऐसे बैठ गया कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। सभी ने सहमति दे करके एकजुट होकर के संविधान का निर्माण किया था। जो ऊपर चित्र दिया गया है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे होंगे चित्र में कहीं पर। ये क्या है, संविधान सभा की बैठक का एक चित्र है जो कि क्या है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।
संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न ही धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति, यानी कि पूरे देश में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के, संस्कृति के लोग रहते। उन सभी के लिए एक जैसे नियम कानून बनाना कितना कठिन होता है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से भी गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें क्या थी, तय नहीं कर पा रही थी कि उनके भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, भारत में या फिर पाकिस्तान में। जनता की सामाजिक आर्थिक क्या है स्थिति भयानक थी और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक नया कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया था उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया था, यानी कि सभी समुदायों के लिए एक जैसे नियम कानून सभी के भले के लिए सोच करके दस्तावेज तैयार किए थे। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उद्देश्य किया गया है और इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इन दस्तावेजों को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने का उद्देश्य को पूरा करने के साथ किन चिंताओं को किस तरह से हल किया था, यानी कि सभी चिंताओं को किस तरह से हल किया था। पहला क्या था, सबसे पहले हम यहाँ देखिए पढ़ेंगे, साइड में इम्पोर्टेंट है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, जनक माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से रिलेटेड थे, इसलिए उन्होंने संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जो जातियां थी वे बेफिक्र नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनका कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के ही हाथों में था। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया और वे सरकार के अलावा भी लोक सेवा में बढ़ चढ़कर शामिल हो। उन्होंने ये क्या है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो देश के संविधान के अलावा भी सभी जगह हिस्सा लें बढ़ चढ़ करके, ताकि हमारे देश में एकता बनी रहे। पहला हमारा क्या है, संघवाद के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका क्या मतलब है, देश के इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी हैं पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा है। आप 6th 7th की पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ पर शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी क्या है, दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग अपने पूरे देश में फैसले न लेने लगे, यानी कि एक जगह बैठे बैठे पूरे देश के फैसले ना लें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है और कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई है जिसमें बताया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसलिए क्या है, इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत क्या है, राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्होंने भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इस सभी स्तर की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक जगह बैठा बैठा पूरे देश की बागडोर नहीं संभाल सकता, इसलिए अलग अलग स्तर की सरकारें बनाई हैं। अगला होगा हमारा संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरुआत में कांता की कहानी दी गई थी, जो कि वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी कि सभी को मतदान का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे
तो उन्हें लगता था कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप जो है इसी पुस्तिका में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कि कानून को लागू करने और शासन चलाने के काम देखती है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा गया है, जिसके बारे में हम जो है इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। और सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कि सभी के लिए अलग अलग कानून काम दिए गए हैं। किसी के लिए न्याय करने का काम है, किसी के जो कार्यपालिका संभालती है अलग अलग कार्य, कहीं पर विधायिका है। इस तरह से अलग अलग कार्य दिए गए हैं। शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन सभी अंगों की शक्तियाँ क्या है, एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों का इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। साइड में देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं पर कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगी। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। यानी कि हर एक चीज़ को सोच करके संविधान का निर्माण किया गया कि कहीं इस वजह से कहीं पर कोई नुकसान ना हो। ये देखिए, राज्य शब्द के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो है राज्य शब्द अक्सर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से अलग रखते हैं। सरकार एक जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है पर राज्य नहीं बदल सकता। इसलिए राज्य ऐसी राजनीतिक संस्था है जो कि निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात करते हैं। और भारतीय राज्य क्या है? भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। राज्य का एक हिस्सा होती है सरकार। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, इसलिए सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है राज्य का शब्द। अगला है हमारा मौलिक अधिकार। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं साइड में, हम बाद में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार किस लिए हैं? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? मौलिक अधिकारों को अंतरात्मा कहते हैं संविधान की। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में क्या है, राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह क्या है, संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए ताकि जिससे समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला क्या है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि ये अधिकार हर उस सत्ता के संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा है ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानूनों और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखेंगे। मौलिक अधिकार हम बाद में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता है अगला हमारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में।
अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी जो है बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ एक नई संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया गया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें और इस पुस्तक के बाकी अध्याय में लेकिन क्या है देखिए, अभी आप इसके बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में अगली कक्षा में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे। ये देखिए साइड में कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। उपयुक्त तस्वीरों में क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में क्या है, संविधान सभा की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है आखिरी बैठक हुई थी, इसमें सभी जो अध्यक्ष थे वो हस्ताक्षर करते हुए दिखाए गए हैं। ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, दूसरे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। निचले में जो है चित्र दिए गए हैं और किस किस ने यहाँ पर अध्यक्ष जो साइन किए हैं वो दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिया गया है। ये सभी यहाँ पर साइन करते हुए दिखाए गए हैं, सिग्नेचर करते हुए मौलिक अधिकार की। ये हमारा चैप्टर था आज का और यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये 6। आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि किस लिए है। पहला है हमारा समानता का अधिकार, जिसमें सभी को समान रूप से देखा जाएगा, इसलिए इसको समानता का अधिकार, यानी कि सभी को, हर एक जाति वर्ग हो या फिर गरीब अमीर, सभी को समान रूप से देखेंगे। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सभी को स्वतंत्रता है, हर एक काम करने की स्वतंत्रता हो गई, सभी को क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव व्यापार, जबरी श्रम और जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना है, यह अपराध दिया गया है यहाँ पर, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कहीं पर भी पूजा पाठ कर सकता है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। पांचवा हो गया हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक, यानी कि शिक्षा का अधिकार, हम जो है कहीं पर भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, किसी भी संस्थान में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं पर भी रोक टोक नहीं है, किसी भी जाति धर्म किसी भी चीज़ का जो है भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जो है किसी भी गरीब हो या अमीर हो, कहीं पर भी हम हमारा शिक्षा संस्थान या फिर कोचिंग सेंटर हो गए, कोई स्कूल हो गया खोलना, कहीं पर भी जा कर के हम खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। छठा, किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर के वे अदालत में जा सकते हैं। ये हो गया हमारा छठा अधिकार। तो ये था हमारा संविधान पहला चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना कि संविधान का गठन क्यों हुआ, इसमें क्या क्या नियम कानून जो है बनाए गए हैं। धीरे धीरे हम जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे अगले चैप्टर में, जो है ये किस तरह से काम करती हैं, सभी में अलग अलग नियम कानून क्या क्या बनाए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।